गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोटॉन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का नया टॉपिक शब्द। देखिए, सबसे पहले हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था, वर्ण की परिभाषा पढ़ी, वर्णों की परिभाषा के साथ उनके भेद, उनके कुछ उदाहरण हमने पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द। ध्यान से देखिए, शब्द। आज हम पढ़ेंगे शब्द। सबसे पहले लेते हैं हम इसकी परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं शब्द। शब्द के बाद में पढ़ेंगे हम वाक्य। तो सबसे पहले परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए, सार्थक समूह क्या होता है? सार्थक क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है जिस शब्द का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और इसका जो विलोम होता है वो होता है निरर्थक। निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए, वर्णों के भेद कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पे अलग है, उत्पत्ति के आधार पे अलग है, व्युत्पत्ति के आधार पे अलग है। ठीक है, तो इनको हम आज विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। दो भेद कौन कौन से? सबसे पहला है सार्थक और उसके बाद भी दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। देखिए, जैसा कि पता चल रहा है अर्थ इसमें बोल रहा है तो इसमें भी अर्थ बोल रहा है, इसमें भी अर्थ बोल रहा है। तो अर्थ के आधार पे कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए, सार्थक और निरर्थक। देखिए, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी, एक बार फिर से देखना। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ निकले, कोई निश्चित अर्थ निकले। ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकले। ठीक है, देखिए आपके सामने सार्थक और निरर्थक। सार्थक वे शब्द कहलाते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, और निरर्थक वे शब्द कहलाते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। जैसे एग्जाम्पल लिया आपने, हमें रोज इन शब्दों को यूज में लेते हैं। जैसे चाय वाय, चाय वाय। चाय शब्द है, चाय शब्द का एक निश्चित अर्थ निकलता है, लेकिन वाय शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार से रोटी वोटी, रोटी वोटी। रोटी शब्द एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है, लेकिन वोटी शब्द है वो निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा। तो जो निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहे हैं वो निरर्थक है, और जो सार्थक अर्थ प्रदान कर रहे हैं वो सार्थक है। ठीक है, ये हो गए आपके अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। ठीक है, अब लेते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। शब्द के कितने भेद हैं? चार। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद। कितने भेद हैं? चार भेद होते हैं, याद रखना। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज। ठीक है, चार हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कुछ एक विद्वान है वो इसका पांचवा भेद भी मानते हैं, उसे कहते हैं शंकर शब्द। कौन सा शब्द कहते हैं?
संकर शब्द। ठीक है, सबसे पहले तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज और फिर विदेशज। ठीक है, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कुछ विद्वान हैं इसका 5वां भेद भी मानते हैं, जिसको बोलते हैं हम संकर शब्द। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम की परिभाषा। तत्सम शब्द क्या होता है? ठीक है, देखिए सबसे पहले परिभाषा, संस्कृत के वे शब्द जो प्रायः हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो सके। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त हो सके, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो प्राय हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो सके। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो सके। एक साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं तत्सम। तत्सम 2 शब्दों से बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम यानी समान, यानी उसी के समान दूसरा शब्द। जैसा संस्कृत में है वैसा ही किस में चले? हिंदी में। जैसे संस्कृत में है वैसे ही किस में चले? हिंदी भाषा में चले, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहले आपने उदाहरण लिया नेत्र। ठीक है, नेत्र शब्द का अर्थ होता है आंख। नेत्र का अर्थ क्या होता है? आंख। उसके बाद में लिया आपने उष्ट्र। उष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। ठीक है, जैसे आपने लिया कर्ण। कर्ण का अर्थ होता है कान। ठीक है, अब ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है वो कैसे है? देखिए नेत्र शब्द है। नेत्र शब्द संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे नेत्र शब्द है, नेत्र को हिंदी में नेत्र कह सकते हैं, साथ ही साथ नेत्र शब्द को संस्कृत में नेत्र है भी कह सकते हैं। उसके बाद में उष्ट्र शब्द है। उष्ट्र शब्द का अर्थ होता है ऊंट। उष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? ऊंट। तो उष्ट्र शब्द है, इस उष्ट्र शब्द को हम संस्कृत भाषा में भी काम में ले सकते हैं और साथ ही साथ हिंदी भाषा में भी काम में ले सकते हैं। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल लिया आपने कर्ण। ठीक है, कर्ण शब्द है। कर्ण शब्द संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है कान। और ये जो कर्ण शब्द है इसको हम संस्कृत में भी काम में ले सकते हैं और साथ ही साथ हिंदी में भी काम में ले सकते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द, ये सभी संस्कृत के शब्द है, लेकिन इनको हम प्राय हिंदी में भी काम में ले सकते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो प्राय हिंदी भाषा में काम में आए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये जो तत्सम शब्द है, इन तत्सम शब्दों के सामने आपने जो इनका अर्थ लिखा है वो कौन से शब्द है? वो शब्द कौन से हैं? वो है आपके तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्यों कहेंगे उनको? क्योंकि इनको हमें संस्कृत भाषा में काम में नहीं ले सकते। आंख शब्द है, आंख को आप इस भाषा में तद्भव में काम में नहीं ले सकते। उसके बाद में ये शब्द है ऊंट। ठीक है, ऊंट शब्द है, हम देख रहे थे नेत्र शब्द, उष्ट्र शब्द और कर्ण शब्द, ये प्राय संस्कृत में भी काम में लिए जाते हैं और हिंदी में भी काम में लिए जाते हैं। इनके सामने जो इनका अर्थ है वो केवल तद्भव शब्द है। कौन सा है? तद्भव शब्द। क्यों कहेंगे इनको? क्योंकि इनको हम संस्कृत में काम में नहीं ले सकते। आंख शब्द है तो हम संस्कृत में ये नहीं कह सकते इसको आंखें कह सकते हैं, नहीं कह सकते। जैसे ऊंट शब्द है, ऊंट शब्द को हम संस्कृत में ऊंट है नहीं कह सकते। ठीक है, ऊंट का उष्ट्र ही होगा। ठीक है, उसके बाद में जो शब्द का अगला भेद है तद्भव, वो देखते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? देखिए तद्भव शब्द, तद्भव, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? देखिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत व प्राकृत भाषा से विकृत शब्द जो प्रायः
हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए एक बार परिभाषा, संस्कृत व प्राकृत भाषा से विकृत वे शब्द जो प्राय हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तत्सम संस्कृत और हिंदी दोनों में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव है वो केवल हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। देखिए आपके सामने है आंख शब्द, कौन सा है? आंख शब्द। आंख के बाद में है ऊंट शब्द, उसके बाद में है आपके कान शब्द, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप आंख शब्द को आप संस्कृत में काम में नहीं ले सकते, इससे केवल हिंदी में ही काम में ले सकते हैं। ऊंट शब्द है उसको आप हिंदी में ही काम में ले सकते हैं। कान शब्द है उसको आप हिंदी में ही काम में ले सकते हैं। तो एक बार देखिए, संस्कृत व प्राकृत भाषा से विकृत शब्द जो प्राय हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। आपके सामने तत्सम तद्भव दोनों की परिभाषा हो गई। उसके बाद में लेते हैं हम देशज शब्द। कौन से शब्द? देशज शब्द। देशज शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं। देखिए देशज शब्द, वे शब्द जो प्राय हैं आंचलिक भाषा से, आंचलिक का मतलब ग्रामीण भाषा से लिए जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता न हो, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता न हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषा, वे शब्द जो प्राय है आंचलिक भाषा, जो ग्रामीण भाषा होती है वहां से लिए जाते हैं, इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं रहता। ये जो ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण सभ्यता है, वहां से इन शब्दों की उत्पत्ति होती है, मतलब वहां से ये ले लिए जाते हैं, आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं रहता। देखिए एग्जाम्पल, जैसे लोटा, लोटा एक देशज शब्द है, ठीक है। जैसे परात, ठीक है, खचाखच, लुंगी आदि, ठीक है। ये जो शब्द हैं वो प्राय ग्रामीण संस्कृति से, आंचलिक भाषा से लिए गए हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, इस कारण से इनको कहते हैं देशज शब्द। उसके बाद में लेते हैं हम विदेशज शब्द। कौन से शब्द? विदेशज। विदेशज किसे कहते हैं? विदेशी भाषा के वे शब्द, विदेशी भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। देखिए विदेशज शब्द किसे कहते हैं? विदेशी भाषा के वे शब्द। कौन सी भाषा के? विदेशी भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है या हिंदी भाषा में जिनको काम में लिया जाता है उनको कहते हैं विदेशज शब्द। देखिए कुछ एक शब्द है जिनको हम प्राय रोज बोलते हैं लेकिन उनकी भाषा का हमें पता नहीं है, ठीक है। जैसे आपके सामने है एग्जाम्पल, डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर के अलावा इंजीनियर, इंजीनियर के अलावा मोबाइल, इसके अलावा अन्य बहुत सारे हैं, टी शर्ट,
ये जो शब्द है वो कौन सी भाषा के शब्द है? विदेशी भाषा के शब्द है, लेकिन प्राय हम इनको हिंदी भाषा में काम में लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम लेते हैं इसी का अगला जो भेद है, जिसको कुछ एक विद्वान मानते हैं, कुछ एक विद्वान नहीं मानते। जो पांचवा भेद है वो है अपने संकर शब्द का। कौन सा शब्द है? संकर शब्द। वो देखिए क्या है संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? दो या दो से अधिक भाषाओं के योग से जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द कहते हैं। देखिए संकर शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक भाषाओं के योग से, दो या दो से अधिक भाषाओं के योग से जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। अब देखिए संकर शब्द क्या है। दो या दो से अधिक भाषाएं होनी चाहिए। कितनी? या तो दो भाषाएं या दो से अधिक भाषाएं होनी चाहिए। वहां पर है कौन सा शब्द होता है? संकर। जैसे रेलगाड़ी, यहां पर रेल शब्द और गाड़ी शब्द। रेल शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। जैसे टिकट घर, तो टिकट है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर है वो हिंदी भाषा का शब्द है। जैसे आपने ले लिया अहमदाबाद, ठीक है। अहम संस्कृत भाषा का शब्द है, दा अंग्रेजी भाषा का शब्द है और बाद हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है। तो दो या दो से अधिक भाषाओं के योग से जो नया शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। आगे देखिए, ये पढ़े हमने उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अब पढ़ेंगे हम व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले है रूढ़ शब्द। कौन सा है? रूढ़। दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। ठीक है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं। इनकी परिभाषा देखिए। वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर या खंड करने पर कोई निश्चित अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए कैसे। उदाहरण है आपके सामने। रोटी, कपड़ा, आंख, अन्य, ऐसे एग्जाम्पल जिनके टुकड़े करने पर
टुकड़े कर दिए जाए, खंड कर दिए जाए और उनका अर्थ नहीं निकले। देखिए रोटी शब्द है, रोटी शब्द को अगर आप टुकड़ों में बांट दोगे रो और टी तो कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कपड़ा है, कपड़े को अगर आप टुकड़ों में बांट दोगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से आंख है, अन्न है, जिनके टुकड़े करने पर कोई निश्चित अर्थ नहीं निकले उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ के बाद में लेते हैं हम यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक शब्द। देखिए दूसरे नंबर पे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना नवीन शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नवीन शब्द बनता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्याश्रम, शिवालय। ठीक है, एक बार देखिए ध्यान से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नवीन शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे इसमें आपने देखिए जैसे रोटी है, रोटी के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यौगिक शब्द में दो शब्दों के योग से बनता है और दोनों शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता है। कैसे? विद्या प्लस आलय, विद्या का भी अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है। इसी प्रकार से विद्या और आश्रम, ठीक है, इसी प्रकार से शिव और आलय। ठीक है, तो इस प्रकार से दो शब्दों के योग से जो नवीन शब्द बनता है उसको कहते हैं यौगिक शब्द। उसके बाद में अंतिम जो शब्द बचा है वो बचा है अपना योगरूढ़। कौन सा बचा है? योगरूढ़। तो योगरूढ़ में देखिए क्या होता है, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका मुख्य अर्थ नहीं निकलकर अन्य अर्थ निकले, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए वे शब्द जिनका मुख्य अर्थ नहीं निकल करके कोई अन्य अर्थ निकले उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। बहुव्रीहि समास आपने पढ़ा होगा, बहुव्रीहि समास के अंदर जितने भी उदाहरण आते हैं वो सभी योगरूढ़ में आते हैं। जैसे त्रिनेत्र, ठीक है, दशानन, ठीक है, चतुरानन, क्योंकि इन शब्दों का मुख्य अर्थ नहीं निकल करके अन्य अर्थ निकलता है। त्रिनेत्र शिव हो गया, दशानन अपने रावण हो गया। इसी प्रकार से जो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वे सभी उदाहरण किस में आते हैं? योगरूढ़ शब्द में आते हैं। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।